नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूंगा मैं इन दो वीडियोस के साथ जो तक आपकी स्क्रीन पर हैं। एक वीडियो में आप देख सकते हैं शाहरुख खान अपने बेटे से मिलकर आर्थर रोड जेल में अपने बेटे से मिलकर बाहर आ रहे हैं। मीडिया की बेशर्मी आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मीडिया बिल्कुल गिद्धों की तरह जिस तरह से उन पर टूट पड़ी है। और दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान के घर पर रेड मारी गई उस वक्त जब वो अपने बेटे से मिलने गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज शाहरुख खान के घर पर रेड मार दी, यानी कि उनका घर, उनका निवास स्थान मन्नत पर। मैं चाहूंगा आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनकम टैक्स जब रेड मारती है, सीबीआई जब रेड मारती है, या इससे पहले एनसीबी ने जब भी रेड मारा है, तो वो जो लाइव रेड होती है उसका वीडियो आपने कितनी बार देखा है बताइए? बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं समीर वानखेड़े से, जो कि एनसीबी के प्रमुख हैं। आपको मोदी जी की तरह मीडिया कवरेज की इस कदर भूख क्यों है भाई, कि आप मीडिया को साथ में ले गए मन्नत पर और वो पूरा ड्रामा जो है वो कैमरे पर कैप्चर किया जा रहा है? अभी तो मैं इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस तरह से एक हथियार के तौर पर शाहरुख खान और उनके बेटे को टारगेट किया। उसकी मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, वो मैं आगे जाके मैं चर्चा करूंगा। मगर इस वीडियो को देखिए, मीडिया वहां पहुंच गई है। मीडिया जो है वो इस पूरे मंजर को कैद कर रही है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो मन्नत के अंदर घुसने वाले हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या समीर वानखेड़े ने अपने पालतू मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि हम शाहरुख खान के घर पर रेड मारने जा रहे हैं और आप ये तमाम ड्रामा कर रहे हैं? मैं इसे साफ तौर पर शाहरुख खान के खिलाफ एक सरकार का प्रतिशोध मानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और यह मैं आपको प्रमाणित करूंगा आगे जाकर। और अब यह वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह दावा किया था कि शाहरुख खान के बेटे की बातचीत हुई थी बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के साथ। अब आप देख सकते हैं अनन्या पांडे, जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 में थी और जो कि चंकी पांडे की बेटी भी हैं, उनके घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड मारी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनसे भी पूछताछ करने वाली है। आज यह घटनाक्रम हो रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वही वीडियो। शाहरुख खान बाहर आते हैं और आप देखिएगा मीडिया का हुजूम। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मीडिया का किरदार यहां पर बिल्कुल गिद्धों जैसा है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, मैं इस बिरादरी का हिस्सा हूं, यानी कि मीडिया की बिरादरी का। आज से 3 साल पहले मैं एक न्यूज चैनल में भी काम किया करता था और जब मैं उस न्यूज चैनल में काम किया करता था तो हर बार मैं अपनी आवाज अपने संपादकों से बुलंद करता था, उनसे सवाल करता था कि ऐसे मौकों पर हमें गरिमा जो है उसका निर्वहन करना चाहिए। हमने देखा होगा जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी, उसके बाद मीडिया ने किस बेशर्मी के साथ उनके अंतिम संस्कार को कवर किया था। जब उनकी दोस्त शहनाज गिल जा रही थी, मीडिया ने उन्हें घेर लिया था। आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती जब जा रही थी तो मीडिया मानो गिद्धों की तरह उन्हें नोच रहा था। वो तमाम तस्वीरें हमारे सामने, आज यही तस्वीर हमने देखा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या मीडिया यह काम बगैर इस ड्रामा के, बगैर इस सनसनी के नहीं कर सकता? आखिर क्या जरूरत है मीडिया, जो कि पहले ही पालतू बन चुका है सत्ता का, जो कि पहले ही गुल्लू और कालू का किरदार निभा रहा है, आखिर ऐसे मौकों पर आप लोग इस कदर बेशर्मी क्यों दिखाते हैं? मगर इस मीडिया का क्या कहना दोस्तों? ये वो मीडिया है जिसके मालिक हमारे सैनिकों का मजाक उड़ाते हैं। व्हाट्सएप चैट्स के जरिए यह जानकारी सामने उभर कर आती है कि ये लोग टीआरपी का घोटाला कर रहे थे। अदालत उन व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर उसे जेल नहीं भेजते हैं। उस संपादक को जेल भेजा गया था क्योंकि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था और उसने अपने सुसाइड नोट में उस संपादक अर्नब गोस्वामी का नाम लिया था, तब जाके वो जेल गया था। मगर उसका भी नाम आया था व्हाट्सएप चैट्स में कि वो किस तरह से बात कर रहा है टीआरपी एजेंसी के प्रमुख से, मगर उसको जेल नहीं भेजा गया था।
फिर ये कौन सा मीडिया है दोस्तों? क्योंकि जी न्यूज का संपादक आपको याद होगा प्राइम टाइम न्यूज शोज करता है। यह आदमी 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली के मामले में तिहाड़ जेल में करीब 2 हफ्तों तक था। यह मीडिया है जो आज की तारीख में शाहरुख खान पर या विपक्ष पर सवाल करता है। यह कौन सा मीडिया मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप जानते हैं न्यूज चैनल है, शायद देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल, उसके संपादक पर आरोप सिद्ध हुआ था कि उसने एक एंकर के साथ बदतमीजी की थी लिफ्ट के अंदर। उसे उस न्यूज चैनल ने नौकरी से निकाल भी दिया था, मगर कुछ दिनों बाद वो लड़की तो छोड़ के चली गई वो न्यूज चैनल, मगर फिर से उसे नौकरी में रख दिया गया। आज इस तरह के संपादक हैं इन तमाम न्यूज चैनल्स के। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर न्यूज कवरेज में गरिमा कहां से आएगी? ये लोग कहां से पत्रकारिता के सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मुंबई की एक अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल को कैंसिल कर दिया था, बेल देने से इनकार कर दिया था। और आज शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को एक और बुरी खबर मिली। खबर यह कि यह मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगी 26 तारीख को, यानी कि 5 और दिन आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के नुमाइंदे अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह मामले को फिर से खींच रहे थे, घसीट रहे थे, क्योंकि जब यह मामला अदालत के सामने आया तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील सतीश मानस शिंदे ने कहा कि इस मामले पे सुनवाई जो है वो कल हो। मगर अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अभी तक तो मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आई हैव नॉट बीन सर्व्ड। नतीजा यह हुआ कि अब अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी ट्यूसडे को, यानी कि 26 तारीख को। तो हमने लगातार देखा है दोस्तों इस मामले में किस तरह से सरकारी पक्ष, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो लगातार मामले को खींचता रहा है। मगर आज एक और घटनाक्रम हुआ। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं शाहरुख खान आर्थर रोड जेल के अंदर जा रहे हैं अपने बेटे से मिलने। मगर मैं इस वीडियो की बात नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप देखिएगा और इस वीडियो में एक संदेश उभर कर आता है। देखिए, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके 11वें सेकंड पर आप देखेंगे शाहरुख दिखाई देने शुरू करते हैं। और आप देखिएगा कि शाहरुख खान जब निकल रहे होते हैं तो उनके साथ जेल के अंदर बंद जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों से हाथ जोड़ रहे होते हैं। शायद वो इस बात को समझ रहे होते हैं कि मीडिया की मौजूदगी से, और वो मीडिया वहां पर इसलिए है क्योंकि वो वहां आए थे, यानी कि शाहरुख खान वहां आए थे, तो शायद कहीं ना कहीं उन रिश्तेदारों से वो माफी भी मांग रहे थे, या कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे थे कि जिसका रिश्तेदार जेल में बंद होता है उसके दिल पर क्या गुजर रही होती है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि अदालत ने बेल क्यों नहीं दी। सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पेश की है आर्यन खान की। और इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अपने अंदाजे बयां पर ढेरों सवाल हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। मगर पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन तस्वीरों की तरफ दोस्तों। ये वो तस्वीरें हैं जब पूरा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो संजय दत्त के साथ खड़ा था। वक्त था 1992-93 का। टाडा के आरोप में संजय दत्त जेल चले गए थे, आतंकवाद तक के आरोप थे, मगर उस वक्त पूरा फिल्म इंडस्ट्री संजय दत्त के साथ मौजूद था, उनके साथ खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि हम आपके साथ हैं संजू। आज शाहरुख खान के बेटे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह तक आरोप लगाए हैं कि उनके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं और प्रमाण के नाम पर इनके पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स हैं। क्योंकि ना शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज के अंदर प्रवेश किया, ना उनके पास ड्रग्स था, ना उनके पास पैसे थे, मगर बावजूद इसके इतने बड़े आरोप लगा दिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सलमान खान को छोड़ के
फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोगों ने शाहरुख खान से बातचीत की है, सार्वजनिक तौर पर उनके साथ उनके दर्द में जो है वो शरीक हुए हैं? क्योंकि फिर से वो तस्वीरें देखिए, संजू के साथ ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त खड़ी थी और संजय दत्त पर बहुत गंभीर आरोप थे उस वक्त आतंकवाद के। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री आखिर क्यों नहीं खड़ी है शाहरुख खान के साथ उस तरह से जैसे कि वो संजय दत्त के साथ खड़े थे? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एजेंसीज को अपने नागरिकों के खिलाफ वेपनाइज किया है, यानी कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अब आप पूछेंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में आप देखिए, राहुल महाजन स्वर्गीय बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के बेटे हैं और विवेक मोइत्रा जो कि प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। आप जानते हैं खबर क्या थी? खबर यह थी दोस्तों कि एक रात अचानक ये दोनों अस्पताल लाए जाते हैं, हेरोइन का ओवरडोज यानी ड्रग्स का ओवरडोज। राहुल महाजन तो किसी भी तरीके से बच जाते हैं, मगर विवेक मोइत्रा की मौत हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, साल 2006 था। कल्पना कीजिए कि अगर उस वक्त की सरकार ने इसे पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया होता, यानी कि इस घटनाक्रम को वेपनाइज किया होता, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया होता, क्या होता बताइए? आज यह सरकार यही कर रही है कि अपने नागरिकों के खिलाफ झूठे मुकदमे, झूठे केसेस वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि शाहरुख खान ने कभी भी मोदी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके जैसे कई सितारे इस वक्त घुटने टेक रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो मुस्तैदी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के मामले में दिखाई, क्या वो मुस्तैदी जब मुंद्रा पोर्ट में, जिस पर अडानी जी का मालिकाना हक है, मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद होते हैं, वो मुस्तैदी वहां पर मोदी सरकार ने दिखाई थी? या भूल जाइए, आप शाहरुख खान को देख रहे हैं, पूरा मीडिया उनको घेरे हुए है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस मुस्तैदी से ये लोग आर्यन खान के मामले को परस्यू कर रहे हैं, उस पर खबरें कर रहे हैं, अडानी वाले मामले पर कितने लोगों ने खबरें की हैं, प्राइम टाइम डिबेट्स किया है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अडानी साहब का कोई नाता है उन ड्रग्स के साथ, नहीं, मगर उनके मुंद्रा पोर्ट में ये ड्रग्स तो मिले, और 3000 किलोग्राम ड्रग्स जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है, कोई चर्चा नहीं हुई। मैं आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, दो बड़ी चीजें बता रहा हूं कि ड्रग्स को लेकर साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं, मीडिया के भी और सरकार के भी। अगर आर्यन खान के पिता शाहरुख खान अक्षय कुमार या अजय देवगन या अमिताभ बच्चन की तरह इस सरकार के सामने नतमस्तक होते, इस सरकार की नौकरी कर रहे होते, उनके प्रोपेगेंडा में शरीक होते, या जैसे सचिन तेंदुलकर भी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आर्यन खान पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। फिर आर्यन खान उस क्रूज के अंदर भी जाते और उन्हें अंदर जाके जो मर्जी करना होता वो अच्छे से करते। मैं स्पष्ट कर दूं, आर्यन खान अगर ड्रग्स ले रहे थे तो कानून के अंतर्गत उन्हें सजा मिले, मगर ये जो पूरा मामला बना दिया गया है कि बगैर किसी ठोस प्रमाण के आपने उनके ताल्लुकात ड्रग्स कार्टेल के साथ बता दिए, उन्हें यह तक बता दिया कि यह आदमी तस्करी कर रहा था, मतलब कुछ भी। और फिर वही बात में आता हूं कि आप शाहरुख खान को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान से आपको तकलीफ है। अब मैं जानता हूं आपके जहन में एक और सवाल होगा कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़ी है जैसे वो संजय दत्त के साथ खड़े हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले लेकर चलना चाहता हूं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, शाहरुख खान और आमिर खान। आमिर खान इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में मौजूद थे और उस समारोह में वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी पत्नी किरण राव, जो कि एक हिंदू हैं, वो जब देखती है कि मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है तब मैं डर जाती हूं, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ विदेश में जाके सेटल होना चाहती हूं। आमिर खान अपनी बात नहीं कर रहे थे, अपनी पत्नी की बात कर रहे थे जो एक हिंदू हैं।
उस वक्त आमिर खान पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो कूद पड़ा था। स्नैपडील के वो एम्बेसडर थे। खुद उस वक्त पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने जान लगा दी थी स्नैपडील के साथ उनका करार टूट जाए, और पूरा बीजेपी आईटी सेल उनके पीछे पड़ा हुआ था। और उस वक्त मुझे याद है शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में, राजदीप को शायद इंटरव्यू में, देश के अंदर बढ़ रही इंटॉलरेंस पर अपनी राय दी थी। शाहरुख खान के पीछे लोग पड़ गए थे। उनकी फिल्म थी दिलवाले और रईस, इन तमाम फिल्मों के पीछे वो लोग बुरी तरह से पड़ गए थे। आमिर खान के पीछे पड़ गए थे ये लोग लगातार। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में अगर डर है तो इन वजह से है क्योंकि ये सरकार तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर देती है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा। माफिया में भी जब युद्ध होता है ना, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में, तब भी उनके बीच एक अलिखित करार है कि हम एक दूसरे के परिवार पर हमला नहीं करेंगे। यहां पर शाहरुख खान के बेटे का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि मेरे परिवार को भी टारगेट किया गया, और मेरे दोस्त, मेरे जानकार और मुझ पर जो केसेस किए गए हैं वो सब जानते हैं वो मामला क्या है। यह बात अलग है कि उन तमाम केसेस में मुझे जीत हासिल हो गई थी इसी साल की शुरुआत में, मगर ये लोग आपकी फैमिली को भी नहीं बख्शते हैं। आज मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं एक संवाद करना चाहता हूं आपसे। कल्पना कीजिए राहुल महाजन, जो कि प्रमोद महाजन के बेटे हैं, उस मामले में उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खोद खोद कर पार्टी के नेताओं को टारगेट करना शुरू किया होता, क्योंकि विवेक मोइत्रा जिनकी मौत हो गई थी हेरोइन ओवरडोज में, कथित हेरोइन ओवरडोज में, वो तो प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी थे ना। और आपको याद होगा प्रमोद महाजन जिन हालात में उनकी मौत हुई थी, उनके अपने भाई ने उनको गोली मार दी थी। उस मामले को भी उस वक्त की सरकार ने बढ़ा चढ़ा के, या उसके साथ उन्होंने राजनीति नहीं खेली थी। आज की तारीख में इनके प्रचार तंत्र में तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा। चलिए आज आप सत्ता में हैं, हो सकता है 2024 में आप सत्ता में ना रहें, हो सकता है 2022 में उत्तर प्रदेश में आपको सत्ता ना मिले, फिर उसके बाद आप क्या करोगे बताओ? क्योंकि देखिए ये तो साबित हो गया, ये मीडिया डरपोक है। जो सरकार थोड़ा सा इनको मरोड़ेगी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगेंगे। अभिसार शर्मा नहीं गिड़गिड़ाएगा, न्यूज क्लिक नहीं गिड़गिड़ाएगा। अगर यह सरकार नहीं रही कल को, तो जो भी सरकार आएगी हम डंके की चोट पे उनसे सवाल करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर यह मीडिया फिर वही खेल खेलेगी जो आज की तारीख में बीजेपी खेल रही है विपक्ष के साथ या अपने विरोधियों के साथ। तब बीजेपी क्या करेगी बताइए ना। और आपके मामले में आपके अलमारियों में तो न जाने कितने कंकाल भरे हुए हैं। पीएम केयर्स को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, सीक्रेट इलेक्टोरल चुनावी चंदे को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, सीएजी न के बराबर है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, प्रोजेक्ट्स का ऑडिट नहीं होता है। जब आप सत्ता से जाएंगे तब ढेरों भ्रष्टाचार के मामले उभर कर आने वाले हैं, और तब पार्टी के कई नेताओं को निशाने पर लिया जाने वाला है। और हो सकता है कि आपसे सबक लेके, यानी कि बीजेपी की सियासत से सबक लेकर जो भी सरकार उस वक्त सत्ता में आएगी वो आपकी परिवारों को भी टारगेट करेगी। तब आपको कैसा लगेगा बताइए? तब आपको कैसा लगेगा? सियासत का जो स्तर है ना दोस्तों, वो इतना गंदा हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और दुख की बात यह है कि इस मीडिया में, हमारे समाज में, हमारे सब समाज में आज की तारीख में कई लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि शाहरुख जिस तरह से अपने बेटे से मिलने जा रहा है, या जिस बेबसी में शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी को देखते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, इन्हें तो शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही है जिससे वो कभी ना कभी उबर जाएंगे। मगर आप लोगों को सत्ता के प्रचार तंत्र ने जिस तरह से ब्रेन वॉश किया है, जिस तरह से आपकी नसों में जहर भरा गया है, आप अपने बारे में सोचिए। आप खुद तो बर्बाद हो गए हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। आप की वो हालत होने वाली है
कि आप सभ्य समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे। आप जब किसी से संवाद करेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ गाली गलौज निकलेगी, सिर्फ जहर निकलेगा, क्योंकि इस प्रचार तंत्र ने आपके अंदर वही भर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल होता है सत्ता से सवाल पूछना, मगर इस पॉलिटिकल पार्टी ने तो यह तक साबित कर दिया है। तो चलो, कोई आपसे सवाल ना भी पूछे, कोई चुपचाप अपनी जिंदगी बिताना चाहते, ये लोग उससे भी नहीं बख्शते। हकीकत यह है दोस्तों, और कुछ नहीं। बोल के लब आजाद हैं तेरे में, बस इतना ही। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।